Hello students, Jyoti Doval this side. Today I am going to teach you lesson 6, The Machine Stop, from the book New Oxford Modern English, class 7, which is written by E.M. Foster. The chapter name is The Machine Stops. The Machine Stops is a science fiction short story by E.M. Foster, and the story describes a world in which most of the human population has lost the ability to live on the surface of the earth. Each individual now lives in isolation, below ground, in a standard room, with all bodily and spiritual needs met by an omnipotent global machine. ये जो स्टोरी है ये एम फोस्टर ने लिखी थी और इन्होंने 1909 में लिखी थी और इनको इस स्टोरी के लिए नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है। यहाँ पर इन्होंने जो स्टोरी है इनकी, ये स्टोरी हमें फ्यूचर की तरफ इंडिकेट करती है। जैसे आजकल की सिचुएशन है ना कि कोरोना वायरस की वजह से हम सब आइसोलेशन में हैं, बाहर कहीं नहीं जा पा रहे हैं, तो यहाँ पे भी कुछ कुछ इस तरह से ही इन्होंने बोला हुआ है। और इस स्टोरी में जो है टू कैरेक्टर्स हैं कि देयर आर ओनली टू कैरेक्टर्स। फर्स्ट वन इज वस्ती एंड सेकंड हर सन कुनो। ये यहाँ पर मदर और जो इनका सन है कुनो, वस्ती और कुनो का कन्वर्सेशन इस चैप्टर में दिया हुआ है। ठीक है। और यहाँ पर ये बोला गया है कि एक टाइम हमारी अर्थ पे ऐसा आएगा कि जब यहाँ पर ह्यूमैनिटी को जो है अंडरग्राउंड रहना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर एटमॉस्फेयर यहाँ का जो है अर्थ का पॉपुलेशन और पॉल्यूशन की वजह से इतना जो पॉपुलेशन की वजह से और बाकी जो भी सारे जो कंपोनेंट्स हैं एनवायरनमेंट को ख़राब करने वाले, उनकी वजह से जो है एयर यहाँ पे बहुत पॉइजनस हो जाएगी और लोग यहाँ पे जो है लाइफ सर्वाइव नहीं कर पाएगी और अर्थ के ऊपर लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी और बाकी ह्यूमैनिटी को अंडरग्राउंड होकर रहना पड़ेगा, यानी कि जमीन के नीचे घर बनाकर रहना पड़ेगा वहाँ पे। ठीक है। तो ये पूरी की पूरी जो है माँ बेटे का कन्वर्सेशन है इस स्टोरी में, पूरा वस्ती एंड कोनो का। तो मैं यहाँ से चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ आपका। Imagine, if you can, a small room, hexagonal in shape, like a cell of a bee. It is lighted neither by window nor by lamp, yet it is filled with a soft radiance. There are no opening for ventilation, yet the air is fresh. There are no musical instruments, and yet at this moment this room is throbbing with melodious sound. An armchair is in the center, by its side a reading desk that is all furniture, and in the armchair there sits a swaddled lump of flesh, a woman about 5 feet high with a face as white as fungus. It is to her that the little room belongs. Okay. Imagine, if you can, a small room. इमेजिन कीजिए कि आपके पास एक छोटा सा रूम है और कैसा है, हेक्सागोनल इन शेप। कि हेक्सागोनल इन शेप यानी कि वो जो है हेक्सागन के शेप में हो, हेक्सागन के शेप में है। लाइक द सेल ऑफ अ बी, जैसे कि जो हनी बीज होती हैं, जो बिहाइव होता है उनका, जो छत्ता होता है उनका, जो घर होता है, उसकी शेप में वो रूम है आपका। ठीक है। यहाँ पे देखिए आपको, यहाँ इस चैप्टर में भी दिया हुआ है, ये है हेक्सागोनल। देखो आपको पता है जिसकी 6 साइड होती हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है। तो ऐसा रूम है, बिहाइव की तरह, मधुमक्खी की छत्ते की तरह। अब पूरा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया हुआ है उस रूम का कि वो रूम कैसा है। इट इज लाइटेड नीदर बाय विंडो नॉर बाय लैम्प। वहां पर लाइट है, लेकिन लाइट जाने के लिए वहां पे ना तो कोई विंडो है और ना ही कोई लैंप चलाया हुआ है उन्होंने वहां पे। बट येट इट इज फिल्ड विद अ सॉफ्ट रेडियंस, लेकिन तब भी वहां पर हल्का सा उजाला है। देर आर नो ओपनिंग फॉर वेंटिलेशन, वहां पर कोई वेंटिलेशन नहीं है, यानी कि वहां पर आ, हवा आने के लिए कोई वेंटिलेशन नहीं है। येट द एयर इज फ्रेश, लेकिन वहां पर जो हवा है, जो एयर है, वो फ्रेश है। देर आर नो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, वहां पर कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, यानी कि म्यूजिक के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं रखा हुआ है। एंड येट, लेकिन फिर भी, एट दिस मोमेंट, उस समय वहां पर, इस समय वहां पर उस रूम में, दिस रूम इज थ्रोविंग विद मेलोडियस साउंड, वो पूरा का पूरा कमरा जो है संगीत की मधुर धुन में गूंज रहा है, यानी कि वहां पे म्यूजिक बज रहा है। एन आर्म चेयर इज इन द सेंटर, और उस रूम के सेंटर में एक आर्म चेयर है। ठीक है। एंड बाई इट्स साइड अ रीडिंग डेस्क, और उसके साइड में एक रीडिंग डेस्क पड़ा है वहाँ पे। दैट इज ऑल द फर्नीचर, वहाँ पे सिर्फ ये दो फर्नीचर हैं, एक आर्म चेयर है और दूसरा एक रीडिंग डेस्क है।
एंड इन द आर्म चेयर, और उसी आर्म चेयर पे देयर सिट्स अ स्वेडल लैम्प, उसके ऊपर एक स्वेडल लैम्प यानी मांस का एक टुकड़ा है, ऑफ फ्लैश मतलब मांस का एक टुकड़ा कपड़े में लपेटा हुआ। ठीक है, अब वो किसके लिए बोल रहे हैं, वो चीज जो ये बोला जा रहा है स्वेडल लैम्प किसके लिए बोला जा रहा है, अ वुमेन, एक औरत के लिए बोला जा रहा है कि उस पे उस आर्म चेयर के ऊपर एक मांस का टुकड़ा जो कपड़े में लपेटा हुआ या कपड़े में लिपटा हुआ, क्योंकि वुमेन जो वहाँ पे बैठी हुई उसने कपड़े पहने हुए, तो उसके लिए उसकी तरफ इंडिकेट कर रहा है कि एक औरत बैठी हुई है उसके ऊपर। ओके, अबाउट 5 फीट हाई, जिसकी हाइट जो है 5 फीट है, विद अ फेस एज वाइट एज अ फंगस। उस लेडी का जो फेस है वो कैसा है, फंगस की तरह एकदम वाइट है। इट इज टू हर दैट द लिटिल रूम बिलोंग्स, और ये जो रूम है ये इसी लेडी का रूम है जिसकी ये बात की जा रही है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर ये जो वाइट एज फंगस उसके फेस के लिए बोला गया है क्योंकि वो कहाँ रहती है, वो अंडरग्राउंड जमीन के नीचे रह रही है। अब जमीन के नीचे क्या है, देखो वहां पर आपने देखा होगा जो मॉइस्चर वाले जो भी एरिया होता है मॉइस्चर वाला, जहाँ पर नमी होती है, तो वहां पर जितनी भी चीजें होती हैं वो फंगस लग जाता है उन पर जल्दी से, वाइट फफूंदी जिसको बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, तो फंगस लग जाता है। तो सेम यहाँ पर इसका फेस भी इसीलिए यहाँ पर वाइट बोला गया उसको कि फंगस की तरह वाइट, क्योंकि सनलाइट बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। अब वहाँ पर सनलाइट, अंडरग्राउंड सनलाइट कहाँ से, सूरज की रोशनी कहाँ से जाएगी वहाँ पे, तो सूरज की रोशनी वहाँ पे है ही नहीं, इसलिए उनका जो फेस है वो एकदम फंगस की तरह वाइट हो गया है। ओके, और वो रूम पूरा इसी लेडी का है जिसके बारे में बात की जा रही है। अब देखिए लास्ट लाइन, एन इलेक्ट्रिक बेल रैंग। अब इसके बाद क्या होता है, घंटी बजती है, इलेक्ट्रिक बेल जो है वहाँ पे वो बजती है। एंड द वुमेन टच्ड, वुमेन ने टच किया अ स्विच, एक स्विच को, एंड द म्यूजिक वाज साइलेंट, और उसके बाद वो म्यूजिक जो बज रहा था उसके रूम में वो साइलेंट हो गया। ठीक है, वो म्यूट हो गया। आई सपोज आई मस्ट सी हु इट इज, मुझे देखना चाहिए कि कौन है, सी थॉट, उसने सोचा मुझे देखना चाहिए कौन है। एंड सेट हर चेयर इन मोशन, उसके बाद उसने अपनी चेयर को जो है मूव किया। द चेयर लाइक द म्यूजिक, अब वो चेयर भी म्यूजिक की तरह ही है कि जैसे वहाँ पे कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं था लेकिन म्यूजिक बज रहा था। अब वहाँ पे चेयर पे कोई ऐसा कुछ नहीं लगा हुआ है लेकिन चेयर मूव कर रही है। ठीक है, उसको कोई और मूव नहीं कर रहा है, वो खुद ही मूव हो रही है, यानी कि वो भी मशीन से चल रही है। Music was worked by machinery and it rolled her to other side of the room where the bell still rang importunately. अब वो मशीन, वो जो चेयर है वो भी मशीन के थ्रू चल रही है, यानी कि वो जो रोल हो रही है एक जगह से दूसरी जगह पे, तो वो मशीन के थ्रू ही जा रही है। वो लेडी जो है जो उसके ऊपर बैठी हुई है वो उसको एक साइड से दूसरी साइड रोल करती हुई लेके जाती है जहां पर कि बेल बज रही थी। अब बेल कैसे बज रही थी, देखो इम्पोर्चुनेटली। ठीक है, इम्पोर्चुनेटली मतलब होता है लगातार, कॉन्टिन्यूस, कि जहां पर बेल लगातार बजे जा रही थी वो उस चेयर को लेकर वहां पर जाती है। हु इज इट, कौन है, सी कॉल्ड, उसने बोला कौन है। हर वॉइस वॉज इरिटेबल, उसकी आवाज में थोड़ा सा नाराजगी, झुंझलाहट, इरिटेट मतलब जिसको बोलते हैं ना चिड़चिड़ापन। ठीक है, कि वो थोड़ा सा उसके अंदर चिड़चिड़ापन आ गया था, झुंझलाहट आ गई थी या नाराज हो गई थी, क्योंकि वो बेल लगातार बजे जा रही थी और वो क्या कर रही थी, वो म्यूजिक सुन रही थी उस टाइम पे। फोर शी हैड बीन इंटरप्टेड, क्योंकि उसको रुकावट पैदा करी गई थी, यानी कि उसको रोका गया था। ऑफन सिंस द म्यूजिक बिगेन, जैसे ही उसका म्यूजिक बजना स्टार्ट हुआ था, यानी जैसे उसने म्यूजिक स्टार्ट किया था तभी से ये जो इलेक्ट्रिक बेल की रिंग थी वो बजना स्टार्ट हुई थी, जिसकी वजह से वो जो है गुस्सा हो गई थी। ठीक है, उसके इरिटेशन हो गई थी उसे, ठीक, झुंझलाहट हो गई थी। सी न्यू सेवरल थाउजेंड पीपल, वो बहुत सारे बहुत हजारों लोगों को जानती है इन सर्टेन डायरेक्शन, जो कि एक निश्चित डायरेक्शन में रहते हैं, मतलब एक जिनकी एक फिक्स डायरेक्शन में रहते हैं। ह्यूमन कम्युनिकेशन हैड एडवांस एनॉर्मसली। ठीक है, अब वो जानती है कि जो ह्यूमन कम्युनिकेशन है, यानी कि उनकी बातचीत करने का जो तरीका है ह्यूमन का आपस में, तो वो काफ़ी एडवांस हो चुका है, काफ़ी बड़ा हो चुका है। ठीक है, एनॉर्मसली काफ़ी विस्तार यानी विस्तृत हो चुका है, बड़ा हो चुका है। ओके, बट वेन द लिसन इन टू द रिसीवर, लेकिन जैसे ही उसने रिसीवर पे आवाज सुनी तो हर वाइट फेस रिंकल इनटू स्माइल, उसका जो झुर्रियों वाला सा, रिंकल मतलब झुर्रियां जैसे फेस पे होना। ठीक है, तो उसका जो रिंकल फेस था वो स्माइल करने लगा, उस स्माइल आ गई उस चेहरे पे। एंड सी सेड, और उसने बोला वेरी वेल, बहुत अच्छा, लेट अस टॉक, चलो बात करते हैं। आई विल आइसोलेटेड माई सेल्फ, मैं अपने आप को आइसोलेट कर लेती हूँ। अब आइसोलेट क्यों कर लेती हूँ, ताकि मुझे कोई और डिस्टर्ब ना कर सके, क्योंकि उस साइड से उनका बेटा था।
ठीक है, अभी मैंने जब आपको इंट्रो दिया था चैप्टर का, तो वहाँ पे भी बताया था कि इस पूरे चैप्टर में जो है इन माँ बेटे का वस्ती, इन लेडी जो है इनका नाम वस्ती है, और ये जिसका अभी कॉल आ रहा है ये इनका बेटा है कुनो। तो इन्हीं दोनों के बीच का कन्वर्सेशन है, ये चैप्टर इसी पे है पूरा। ठीक है, तो वो कह रही है कि आई विल आइसोलेट माई सेल्फ, मैं अपने आप को आइसोलेट कर लेती हूँ, एंड आई डू नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग इंपॉर्टेंट विल हैपन फॉर द नेक्स्ट 5 मिनट्स, और मेरे लिए इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अभी नेक्स्ट 5 मिनट में और कुछ भी नहीं है तुमसे बात करने के अलावा। फॉर आई कैन गिव यू फुली 5 मिनट्स कुनो, इसलिए मैं तुम्हें पूरे 5 मिनट देती हूँ कुनो बात करने के लिए। देन आई मस्ट डिलीवर माई लेक्चर ऑन म्यूजिक ड्यूरिंग द ऑस्ट्रेलियन पीरियड, उसके बाद मुझे अपना एक लेक्चर देना है जो कि म्यूजिक का है, और ऑस्ट्रेलियन पीरियड पे उनको वो लेक्चर देना था। ठीक है, सी टच द आइसोलेशन नॉब, उन्होंने आइसोलेशन जो उनका बटन था वहाँ पे उसको दबाया, उसको प्रेस किया, सो दैट नो वन एल्स कुड स्पीक टू हर, ताकि उनसे कोई और बात ना कर सके, उनको कोई और डिस्टर्ब ना कर सके। देन सी टच द लाइटनिंग स्विचेस, उसके बाद उन्होंने लाइट के स्विचेस को ऑफ किया, एंड द लिटिल रूम वॉज प्लंज्ड इनटू डार्कनेस, और छोटा सा रूम जो है अब पूरा अंधेरे से भर गया था, यानी कि वहाँ पर अंधेरा फैल गया था। ठीक है, बी क्विक, जल्दी करो, सी कॉल्ड, उसने बोला जल्दी करो, हर इरिटेशन रिटर्निंग, उसकी अब इरिटेशन जो थी वो वापस दोबारा आ रही थी कूनो की वजह से, उसके बेटे की वजह से। बी क्विक कूनो, जल्दी करो कूनो, है आई एम इन द डार्क वेस्टिंग माई टाइम, कि मैं यहाँ अंधेरे में बैठी हूँ, मेरा टाइम वेस्ट मत करो, या मैं अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ यहाँ पे। बट इट वॉज फुली 15 सेकेंड्स, लेकिन अभी 15 सेकेंड के बाद, बिफोर द राउंड प्लेट, उसकी जो बिफोर द राउंड प्लेट दैट शी हेल्ड इन द हर हैंड बिगेन टू ग्लो, उसके हाथ पे एक राउंड प्लेट थी ब्लू कलर की 15 सेकेंड के बाद, जिसमें लाइट जलने लगी थी, और वो ये वाली प्लेट देखी, इसके हाथ पे इन्होंने ये पकड़ा हुआ है, ये प्लेट हाथ पे। ठीक है, उसके हाथ पे जो ब्लू कलर की प्लेट थी वो जलने लगी थी, और उसमें लाइट जो थी वो टर्न हो चुकी थी पर्पल कलर में। देन सी टच द लाइटनिंग, सॉरी, ये है देखिए, बिगेन टू ग्लो, अ फेंट ब्लू लाइट शॉट अक्रॉस इट एंड डार्कनिंग टू पर्पल, और उसके बाद वो जो ब्लू कलर की जो प्लेट थी उसके हाथ पे वो डार्क पर्पल कलर में कन्वर्ट हो चुकी थी, उसका कलर जो है डार्क पर्पल हो चुका था। एंड प्रेजेंटली सी कुड सी द इमेज ऑफ हर सन, और उसके बाद उस प्लेट में जो उसने हाथ पे पकड़ा हुआ था, जब वो पर्पल हो गया तो उसमें उसके बेटे की कूनो की इमेज उसको दिखाई देने लग गई। अच्छा, यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन ये एक टाइप का जैसे लैपटॉप या टैबलेट या फोन की स्क्रीन है, जहाँ पे वो अपने बेटे से बात कर रही है, वीडियो कॉलिंग जैसे हम लोग करते हैं, तो ये भी सेम उसी टाइप से बोला गया है, क्योंकि ये जो स्टोरी है ये 1909 में लिखी हुई है, तो उस टाइम पे टैबलेट लैपटॉप इस तरह से कुछ भी नहीं रहा होगा, नहीं था। तो ये उस टाइम पे स्टोरी लिखी हुई है, तो उन्होंने उसको वैसे मेंशन किया हुआ है कि एक ऐसे प्लेट थी, राउंड प्लेट थी, वहां पे उनको अपने बेटे का चेहरा दिख रहा था। तो जैसे आजकल हम लोग लैपटॉप पे, फोन पे, और इस पे टैब पे, ठीक है, बातें करते हैं वीडियो कॉलिंग पे, तो ऐसे ही इस टाइप का ये कुछ इंस्ट्रूमेंट रहा होगा। एंड प्रेजेंटली सी कुड सी द इमेज ऑफ हर सन हु लिव्ड ऑन द अदर साइड ऑफ द अर्थ, जो कि अर्थ की दूसरी साइड रहता था। ये दोनों जो है दे डू नॉट लिव टुगेदर, ये दोनों एक साथ नहीं रहते थे, एक अर्थ के एक साइड रहता था, दूसरा दूसरी साइड रहता था। ठीक है, सपोज अगर एक हमारी अर्थ जो है राउंड शेप में है ना, तो अगर एक यहाँ नॉर्थ पोल में था तो दूसरा इधर साउथ पोल में था। ठीक है, तो ये अलग अलग थे, दोनों अलग अलग कॉर्नर पे थे। एंड ही कुड सी हर, अब वो अपनी माँ को उसमें देख सकता था। कुनो, हाउ स्लो यू आर, अब वो अपने बेटे को बोलती है कुनो तुम कितने स्लो हो। ही स्माइल ग्रेवली, उनका बेटा जो है वहां से धीरे से मुस्कुराता है। आई रियली बिलीव यू एंजॉय ड्रेडलिंग, ड्रेडलिंग मतलब होता है स्लोली, वेरी स्लोली। ठीक है, कि मुझे लगता है कि तुम अपने ये जो तुम हो, स्लोनेस को जो है तुम एंजॉय कर रहे हो उसे। आई हैव कॉल्ड यू बिफोर मदर, वो अपनी मम्मा को बोलता है कि मम्मा मैंने आपको पहले भी कॉल किया था, बट यू वर ऑलवेज बिजी और आइसोलेटेड, लेकिन आप हमेशा बिजी होती हो या फिर अपने आप को आपने आइसोलेट किया होता है। आई हैव समथिंग पर्टिकुलर टू से, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, आपको कुछ बताना है। व्हाट इज इट डियरेस्ट बॉय, बी क्विक, व्हाई कुड यू नॉट सेंड इट बाय न्यूमेटिक पोस्ट। अब वो अपने बेटे को बोल रही हैं कि जल्दी से बताओ मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें मुझे क्या बोलना है, वाई तुमने ये मुझे जो है न्यूमेटिक पोस्ट से क्यों नहीं भेजा। न्यूमेटिक पोस्ट होता है कि सेंडिंग मैसेज इन ट्यूब्स पावर्ड बाय एयर, कि एयर के थ्रू मैसेज भेजना, अब वो चाहे हवाई जहाज से भेजें चाहे किसी भी चीज़ से, लेकिन न्यूमेटिक पोस्ट उसको बोला जाता है। ठीक है, कि हवा जिसको बोलते हैं ना हवाई जहाज से मैसेज भेजना, लेटर वगैरह जैसे कुछ भी। तो वो कहती हैं कि तुमने मुझे न्यूमेटिक पोस्ट से अपना लेटर या मैसेज क्यों नहीं भेजा। बिकॉज आई प्रेफर सेइंग सच अ थिंग, आई वॉन्ट वेल,
आई वॉन्ट, वेल नेक्स्ट देखिए, अब अपने बच्चे को जब बोलती हैं कि तुमने मुझे न्यूमेटिक पोस्ट क्यों नहीं भेजा, तो वो कह रहा है कि क्योंकि मुझे आपको ऐसे नहीं भेजना था। आई वॉन्ट, मैं नहीं चाहता था ऐसा आपको कुछ भी इस तरह से भेजना या ऐसे बात करना। वेल ठीक है, आई वॉन्ट यू टू कम एंड सी मी, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप मेरे पास आएँ और मैं आपको देखूँ या आप मुझे देखें। वस्ती वॉज हिज फेस इन अ ब्लू प्लेट, वस्ती जो है उसका फेस ब्लू प्लेट में देख रही थी, यानी कि उस स्क्रीन पे देख रही थी। बट आई कैन सी यू, लेकिन मैं तुम्हें देख सकती हूँ। सी एक्सक्लेम्ड, उसने जोर से बोला कि मैं आपको देख सकती हूँ। वट मोर डू यू वॉन्ट, अब इससे ज़्यादा तुम्हें और क्या चाहिए। ठीक है, अब उनका बेटा बोलता है आई वॉन्ट टू सी यू नॉट थ्रू द मशीन, मुझे आपको मशीन के थ्रू नहीं देखना है। सेट कोनो, कोनो ने बोला कि मुझे आपको मशीन के थ्रू नहीं देखना है। आई वॉन्ट टू स्पीक यू नॉट थ्रू द वैसम मशीन, मुझे आपके साथ बात करना है लेकिन ऐसे इस मशीन के थ्रू नहीं बात करनी है। ओ हर्ष, अब जैसे करके बोलते हैं ना, तो ऐसे वो अपने बच्चे को बोल रही है कि धीरे धीरे से। सेड हिज मदर, उनकी मम्मी ने बोला, वस्ती ने बोला। वेगली सॉफ्ट, वेगली मतलब होता है धीरे से या कम, तो थोड़ा जैसे थोड़ा सा कम आवाज में, नहीं थोड़ा सा, वेगली मतलब थोड़ा सा, कि वो थोड़ा सॉफ्ट हो गई अपने बेटे के मुंह से ये बातें सुनकर कि यू मजंट से एनीथिंग अगेंस्ट द मशीन, कि तुम इन मशीनों के बारे में कुछ भी नहीं कह सकते, इनके अगेंस्ट मत बोलो उनको, क्योंकि जो वस्ती थी वो पूरी तरह टोटली डिपेंड थी मशीन के ऊपर। उसके रूम में चारों तरफ स्विच लगे हुए थे, अभी आपको आगे इस चैप्टर में पढ़ाया जाएगा ये चीज। तो वो पूरी तरह से अपने हर काम के लिए मशीन पे डिपेंड थी, तो वो इसलिए मशीन के अगेंस्ट कुछ भी नहीं बोलना चाहती थी। अब उनका बेटा बोलता व्हाई नॉट, क्यों नहीं बोल सकता, मशीन के अगेंस्ट क्यों नहीं कुछ बोल सकता। अब फिर वस्ती बोल रही है वन मजंट, बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए। यू टॉक एज इफ अ गॉड हैड मेड द मशीन, क्राइट कुनो। अब क्राइट कुनो मतलब यहाँ पे कुनो ने चिल्लाते हुए बोला कि आपको क्या लगता है कि जो मशीन है इनको भगवान ने बनाया है। आई बिलीव दैट यू प्रे टू इट व्हेन यू आर अनहैप्पी, मुझे तो ऐसा लगता है कि जब आप दुखी होती हैं तो प्रेयर भी इन्हीं के आगे करती होंगी आप। मैन मेड इट, मैन ने इन्हें बनाया है, यानी कि इंसानों ने इन्हें बनाया है। डू नॉट फॉरगेट दैट, ये आप कभी मत भूलो कि इन्हें इंसानों ने बनाया है मशीनों को। ग्रेट मैन, महान आदमी, महान आदमी, बट मैन, लेकिन थे तो वो आदमी ही, थे तो वो इंसान ही जिन्होंने उस मशीन को बनाया है, भगवान ने नहीं बनाया है। द मशीन इज मच, मशीन बहुत कुछ कर सकती है, मशीन बहुत कुछ है, बट इट इज नॉट एवरीथिंग, लेकिन ये सब कुछ नहीं है। आई सी समथिंग लाइक यू इन दिस प्लेट, मुझे आपके जैसा इस प्लेट में सब कुछ दिखता है, बट आई डो नॉट सी यू, लेकिन मुझे आपको नहीं देखना है इसमें, या लेकिन मैं आपको नहीं देख सकता। आई हेयर समथिंग लाइक यू, मैं सब कुछ आपकी तरह मैं सुन सकता हूँ इसमें, थ्रू दिस टेलीफोन, इस टेलीफोन से, बट आई डो नॉट हियर यू, लेकिन मुझे आपको नहीं सुनना या मुझे आप नहीं सुनाई देती हैं। दैट इज वाई आई वॉन्ट यू टू कम, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप आएँ, पे मी अ विजिट, मुझसे मिलने के लिए, सो दैट वी कैन मीट फेस टू फेस, ताकि हम एक दूसरे के साथ फेस टू फेस मिल सकें, यानी कि हम एक दूसरे से आमने सामने रहकर बात कर सकें। एंड टॉक अबाउट द होप्स दैट आर इन माई माइंड, और मैं आपसे वो सब बातें कह सकूं जो मेरे दिमाग में भी चल रही हैं, जो मेरे माइंड में भी चल रही हैं, मुझे आपके साथ बहुत सारी चीजें शेयर करनी है। ठीक है, शी रिप्लाइड, उसने आंसर किया अपने बेटे को, दैट शी कुड स्केर्सली स्पेयर द टाइम फॉर अ विजिट, उसके पास स्केर्सली मतलब होता है बहुत थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा या शायद जिसको बोलते हैं, कि मेरे पास तो शायद ही थोड़ा सा टाइम बचता है, तो उसमें मैं कैसे विजिट करने आ सकती हूँ। एंड द एयरशिप बैरली टेक्स 2 days टू फ्लाई बिटवीन मी एंड यू, और मुझे आप एयरशिप से आने पर, यानी कि जो हवाई जहाज से मैं आऊँगी, तो उसमें मुझे कम से कम 2 दिन का टाइम लग जाएगा तुम्हारे पास आने में। द एयरशिप, ओके, आई डिसलाइक एयरशिप, और मुझे हवाई जहाज में आना, एयरशिप पे ट्रेवल करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ये आपको पता है। अब कोनो अपनी मम्मी को बोल रहा है वाई, क्यों। आई डिसलाइक सीइंग द हॉरिबल ब्राउन अर्थ, मुझे ये हॉरिबल, ये मुझे भयानक, ये जो ब्राउन कलर की जो गंदी सी हॉरिबल भयानक सी पृथ्वी है, इसको अर्थ है, इसको देखना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। एंड द सी, समुद्र देखने अच्छे नहीं लगते। एंड द स्टार्स, और स्टार्स को देखना अच्छा नहीं लगता। व्हेन इट इज डार्क, जब अंधेरा हो जाता है तो मुझे इन स्टार्स को देखना बिल्कुल पसंद नहीं है। आई गेट नो आइडिया इज एन एयरशिप, कि मुझे बिल्कुल भी ये तुम्हारा आइडिया बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। आई डो नॉट गेट देम एनीवेयर एल्स, इसलिए मुझे कहीं पर भी नहीं जाना है। वट काइंड ऑफ आइडियाज कैन द एयर गिव यू, और तुम्हें कैसे आइडिया आ सकते हैं एयर से, या एयर तुम्हें कैसे आइडियाज दे सकती है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अब वो बच्चा जो है, ही पॉज फॉर एन इंस्टेंट, वो थोड़ी देर चुप रहा, उसके बाद उसने अपनी मम्मी को फिर रिप्लाई किया कि
डू यू नॉट नो 4 बिग स्टार्स दैट फ्रॉम एन ऑबलोंग? अब वो अपनी मम्मी को बोल रहा है कि क्या आप उन 4 स्टार्स के, बिग स्टार्स के बारे में जानती हैं जो कि ऑबलोंग है, फ्रॉम एन ऑबलोंग। ठीक है, अब यहाँ पे ऑबलोंग जो है एक ऑबलोंग शेप होती है, जो सर्कल नहीं होती है। सर्कल के अलावा जैसे रेक्टेंगल हो सकता है आपका, ओवल हो सकता है, ठीक है, लेकिन सर्कल नहीं है। एंड 3 स्टार्स क्लोज टुगेदर इन द मिडिल ऑफ द ऑबलोंग, और उसके बाद उसके अंदर जो है 3 स्टार्स हैं जो कि आपस में जुड़े हुए हैं मिडिल ऑफ द ऑबलोंग, इस ऑबलोंग के अंदर। अच्छा, ऑबलोंग जो वर्ड है ना, उसको अब यूनिवर्स से रिलेट करके देखें तो ऑबलोंग जो है एक, इसको नेबुला बोला जाता है, जो ये डस्ट और उसका गैसेस का एक क्लाउड होता है, ठीक है। नेबुला जो होता है ना, a nebula is an enormous cloud of dust and gas occupying the space between stars and acting as a nursery for a new star। ठीक है, तो नेबुला की फॉर्म अगर इसको बोला जाए, मैं आपको दिखाती हूँ, एक मिनट। ये देखिए, नेबुला ये होता है ओवल शेप में, ये देखिए ओवल शेप है पूरी, और ये जो पूरा का पूरा है ना, ये गैस और डस्ट का क्लाउड होता है, गैस और डस्ट का क्लाउड होता है। अच्छा, कभी ये शेप चेंज करता रहता है अपनी, कभी ये ओवल शेप में है, कभी ये रेक्टेंगल हो जाता है, कभी ये शेप जो है रेक्टेंगल हो जाएगी इस तरह से, ठीक। तो वो इसी शेप के लिए बोल रहा है कि 4 बिग स्टार्स, अभी वो आगे और डिस्क्राइब करेगा इसे, लेकिन मैं भी आपको ये सिर्फ नेबुला दिखा रही थी, ठीक है, कि क्लाउड होता है ये एक डस्ट और गैसेस का, जो अपनी शेप चेंज करता रहता है। ये कभी जो है रेक्टेंगल हो जाएगा, कभी स्क्वायर हो जाएगा, कभी ओवल शेप में चला जाएगा, और कभी कभी ये ऐसे क्रिएशन यहाँ पर हो जाती है जैसे कोई एनिमल की, ऐसा लग, दूर से देखने पर ऐसा लगेगा कोई एनिमल है, या फिर ऐसा लगेगा जैसे कोई मैन, ह्यूमन है, ठीक है। तो ये अपनी शेप चेंज करता रहता है। ओके, ओके। मिडिल ऑफ द ऑबलोंग, और उस ऑबलोंग के बीच में, यानी कि जो भी शेप अब बनेगी, एंड हैंगिंग फ्रॉम दीज स्टार्स 3 अदर स्टार्स। अब देखिए वहां पर मैंने जैसे बोला ओब्लोंग जो है साइड अपनी शेप चेंज करता रहता है। यहाँ पर मैंने अभी आपको ओवल शेप दिखाया है, लेकिन ये यहाँ पर जो आगे डिस्क्रिप्शन दे रहा है इस चीज का, कुछ डिस्क्राइब कर रहा है, वो क्या कह रहा है कि मिडिल ऑफ द ऑबलोंग, वहां पर उसके सेंटर में 3 स्टार्स और हैं जो कि जुड़े हुए हैं आपस में, यानी कि ट्रायंगल शेप में है। अब ठीक है, एंड हैंगिंग, उसके नीचे से 3 और स्टार्स उसमें लटक रहे हैं। ठीक है, अभी कोई और शेप अभी आगे बन जाएगी, मैं भी आपको वो भी दिखाऊंगी, एक मिनट। नो आई डू नॉट नो, लेकिन मुझे नहीं पता, उसकी मम्मी कह रही है कि नहीं मुझे नहीं पता, आई डिसलाइक द स्टार्स, मुझे स्टार्स पसंद नहीं है। बट डिड दे गिव यू एन आइडिया, लेकिन वो क्या तुम्हें आइडिया देते हैं? हाउ इंटरेस्टिंग, टेल मी, वो तुम्हें कैसे आइडिया दे सकते हैं, जरा मुझे बताना कि तुम्हें स्टार्स कैसे आइडिया दे देते हैं। आई हैड एन आइडिया दैट दे वर लाइक अ मैन, मुझे ये मैं ये सोचता हूँ कि वो एक ह्यूमन की तरह है, एक मैन की तरह है, एक आदमी की तरह दिखते हैं मुझे। आई डू नॉट अंडरस्टैंड, मैं नहीं समझ पाता हूँ। द 4 बिग स्टार्स आर द मैंस शोल्डर्स एंड हिज नीज, द 4 बिग स्टार्स आर द मैंस शोल्डर एंड हिज नी, कि वो जो 4 बिग स्टार हैं वो क्या है, मैंस शोल्डर हैं, यानी कि आदमी के 2 कंधे हैं, एंड हिज नीज, और उसके 2 घुटने हैं। अब देखिए ये कहीं ना ये जो चीज यहाँ पे, ये जो लाइन बोली गई है, उर्सा मेजर से रिलेट कर रही है ना। उर्सा मेजर तो आप सबको पता है, आपने सिक्स क्लास में आपने ज्योग्राफी के चैप्टर में पढ़ा हुआ ये, सेकेंड चैप्टर में आपका ये पूरा। ये देखिए 4 बिग स्टार, ये बिग स्टार है 4, फर्स्ट सेकेंड थर्ड 4। अब वो इन्हें बोल रहे हैं कि ये आदमी के 2 कंधे हैं, ये 2 बिग स्टार इसके कंधे हो गए, और ये जो लोअर पार्ट है ये वाला, ये इसके 2 घुटने हो गए, नीज, और ये जो बाकी के जो 3 लटक रहे हैं देखो उस पे, तो वो क्या है, उर्सा मेजर का यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है कि वो 4, तो यानी कि वो जो ऑब्लोंग था उसने अब शेप कौन सी बना ली है, जब वो बच्चा अपनी माँ को डिस्क्राइब कर रहा है उसको, तो उर्सा मेजर के शेप को बता रहा है, देखिए, ठीक है, कि वो 4 बिग स्टार हैं, उसमें जो है 2, मुझे लगता है कि वो आदमी के 2 कंधे हैं, 2 उसके घुटने हैं, और 3 उस पे ये लटक रहे हैं तारे नीचे से। अब वो यहाँ पर आगे बोलता है कि यहीं पे जो ये जो नीचे लटक रहे तारे हैं, इस तारे जो हैं, उन स्टार्स जो हैं, उनको वो बोलता है कि तलवार की तरह लटक रहे हैं वो। ठीक है, अभी देखिए मैं आगे आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ओके, अब देखिए यहाँ पर ये बोल रहा है फिर, द 4 बिग स्टार्स आर द मैन शोल्डर एंड हिज नीज, ये अभी आपको मैंने एक्सप्लेन किया है पिक्चर में भी। अब द 3 स्टार्स इन द मिडल आर लाइक द बेल्ट देन मैन वोर वंस। अब जो 4 स्टार्स, जो बिग स्टार्स मैंने अभी आपको जो रेक्टेंगल में दिखाया था,
उसके अंदर जो 3 स्टार्स को उन्होंने ट्रायंगल शेप में बोला, तो वो क्या बोल रहा है कि वो ऐसे लग रहे हैं जैसे किसी आदमी ने बेल्ट पहनी हुई है। अब बेल्ट का जो ऊपर का हिस्सा होता है जिसके अंदर बेल्ट को हम फँसाते हैं, जिसमें वो लगती है, वो बक्कल होता है बेल्ट का जो लोहे का मोटा सा, तो उसको बोल रहा है वो कि बक्कल की तरह, मतलब बेल्ट की तरह लग रहा है जिसको कि इंसान पहनते हैं। एंड द 3 स्टार्स, और जो बाकी के 3 स्टार्स हैं, हैंगिंग आर लाइक अ सॉर्ड, वो उस पे कैसे लटके हुए हैं, जैसे कोई तलवार लटकी हुई है। अब तलवार आपने देखी होगी म्यान के अंदर, जैसे तलवार को फंसाते हैं ना ऐसे करके, तो वो नीचे लटकती हुई रहती है। तो सेम ऐसे यहाँ पर ये इसको डिस्क्राइब कर रहा है। अब उनकी मम्मी कह रही है अ सॉर्ड, एक तलवार, मैन कैरीड सॉर्ड अबाउट विद देम, कि मैन जो है, ह्यूमन जो है, अपने साथ जो है तलवार को लेके चलते हैं, टू किल एनिमल्स, एनिमल्स को मारने के लिए, एंड अदर मैन, और दूसरे लोगों को मारने के लिए। इट डज नॉट स्ट्राइक मी एज अ वेरी गुड आइडिया। अब उसकी मम्मी कह रही कि ये आइडिया मुझे कुछ खास नहीं लगा तुम्हारा, अच्छा आइडिया नहीं लगा मुझे तुम्हारा ये, बट इट इज सर्टेनली ओरिजिनल, लेकिन हाँ ये सच है। व्हेन डिड इट कम टू यू फर्स्ट, लेकिन ये आइडिया तुम्हें सबसे पहले कब आया, जरा मुझे आप ये बताइए। अपने बेटे को वो पूछ रही है। देखिए यहाँ पर इनको पूरा दिखाया हुआ है, ये वस्ती और इनका बेटा, ये राउंड प्लेट, ये देखो फोन की स्क्रीन या लैपटॉप या टैबलेट, ठीक है। तो ये आपस में इस तरह से बातें कर रहे हैं, ठीक। अब आगे जो है वो अपने बेटे को जब पूछती है कि तुम्हें ये आइडिया कब आया, तुम्हें ये पहली बार ये आइडिया कब आया तुम्हें, तो बच्चा बोला इन द एयरशिप, हवाई जहाज में, ही ब्रोक ऑफ, कि वो टूट गया या वो फट गया, एंड सी फैंसिड दैट ही लुक्ड सैड, अब उसको दिखता है कि वो बच्चा जो है उदास हो गया है, सैड हो गया है, ठीक है। शी कुड नॉट बी श्योर, लेकिन वो श्योर नहीं थी। क्यों नहीं थी श्योर? बिकॉज फॉर द मशीन डिड नॉट ट्रांसमिट नोज नोएंस ऑफ एक्सपीरियंस, क्योंकि मशीन जो थी वो बाकी चीज़ों के लिए तो ठीक थी, लेकिन जो ह्यूमन जो इमोशंस थे उसको वो ठीक से कैप्चर नहीं कर पाती थी, ठीक है। ओके, nonsense of expression, it only gave a general idea of people, ठीक है। वो मशीन जो थी वो जनरल आइडिया के लिए ठीक थी, बट एन आइडिया दैट वाज गुड इनफ फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस, जो भी आइडिया से प्रैक्टिकल पर्पस के लिए ठीक है, बट बस्ती थॉट द फाइनल डिटेल ऑफ एक्सप्रेशन वाज राइटली इग्नोर्ड बाय द मशीन, लेकिन जो फाइनल जो, यानी कि जो एक्सप्रेशन थे, जो फेस के एक्सप्रेशन होते हैं, जो इमोशंस होते हैं, उनको मशीन रीड नहीं कर पाती अच्छे से, इसलिए वो अपने बेटे के जो अभी जो उसके जो सैड हो गया था, तो उसको ठीक से वो देख नहीं पाई, उसको वो अच्छे से नहीं देख पाई, क्योंकि मशीन ने उसको रीड नहीं किया, ठीक है। जस्ट एज द फाइनल डिटेल ऑफ द ग्रेव, जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है कि जस्ट एज द फाइनल डिटेल ऑफ द ग्रेप वॉज इग्नोर्ड बाय द मैन्युफैक्चर ऑफ आर्टिफिशियल फ्रूट, जैसे कि ग्रेप जो आर्टिफिशियल बनाया जाता है, उसके जो मैन्युफैक्चर, यानी कि उसको जो बनाने वाले हैं, आर्टिफिशियल फ्रूट बनाने वाले जो होते हैं, वो उसकी शेप को एक जैसा नहीं बनाते हैं, कहीं पे छोटा, कहीं पे बड़ा, कहीं पे कोई छोटा, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा, इस तरह से बना देते हैं। तो कह रही कि सेम वैसे ही है, जैसे कि जो आर्टिफिशियल फ्रूट बनाते हैं वो सेम शेप का या थोड़ा बहुत कमी उसमें रह जाती है, ठीक है, वो जैसे ध्यान नहीं देते हैं। समथिंग गुड इनफ हैड लॉन्ग सिंस बीन एक्सेप्टेड बाय आवर रेस, मशीन में इतनी बड़ी कमी होने के बावजूद, ठीक है, इसका इतना बड़ा डिसएडवांटेज होने के बाद भी हमारी जनरेशन ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है, हमारी जनरेशन ने इसे एक्सेप्ट कर लिया है, पूरी तरह से हम मशीनों पे डिपेंड हो चुके हैं। ओके, अब आगे देखिए, द ट्रूथ इज, ही कंटिन्यूड, ये सच है। अब वो आगे बोलता है बच्चा कोनो, दैट आई वांट टू सी दीज स्टार्स अगेन, मैं इन स्टार्स को दोबारा देखना चाहता हूँ। दे आर क्यूरियस स्टार, ठीक है, ये क्या है, वो उनके बारे में बहुत कुछ जानना चाहता था, बहुत ज्यादा एक्साइटेड था उनके लिए, ठीक है, कि इनके बारे में जानने के लिए बहुत कुछ है। आई वॉन्ट टू सी देम नॉट फ्रॉम द एयरशिप, मैं उनको देखना चाहता हूँ लेकिन एयरशिप से नहीं, बट फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ, अर्थ पर जाकर जमीन से देखना चाहता हूँ, ठीक है, कि अर्थ के ऊपर खड़ा होकर उनको देखना, सरफेस ऑफ द अर्थ मतलब जमीन के लिए बोल रहा है, ठीक है, कि जमीन पर खड़े होकर मैं उन स्टार्स को देखना चाहता हूँ, जैसे अभी हम लोग देख रहे हैं, ठीक। एज अवर एंसेस्टर्स डिड, जैसे कि हमारे एंसेस्टर्स देखा करते थे, थाउजेंड ऑफ ईयर अगो, कि हजारों साल पहले जैसे हमारे एंसेस्टर्स यानी कि हमारे पूर्वज उन स्टार्स को देखा करते थे, सेम वैसे ही मैं भी उन स्टार्स को देखना चाहता हूँ, ठीक है, मैं हवाई जहाज से उनको नहीं देखना चाहता। आई वॉन्ट टू विजिट द सर्फेस ऑफ द अर्थ, मैं अर्थ की सरफेस पे, यानी कि मैं अर्थ पर जाना चाहता हूँ, परमिशन ले रहा है अपनी मम्मी से, ठीक है, उनकी मम्मी वस्ती से, ठीक है। अब वो क्या कहती हैं, सी वॉज सॉक्ड अगेन, अब वो दोबारा से जो है सॉक्ड हो जाती हैं अपने बेटे की ये बात सुनकर कि वो अर्थ पर जाना चाहता है, क्योंकि अर्थ में क्या है, वहां पे
बहुत ज़्यादा जो है एयर जो है पॉइजनस हो चुकी है, वहाँ पर लाइफ है ही नहीं वहाँ पे कहीं पे भी, तो वहाँ पर कैसे जाएगा, तो उसको थोड़ा सा वो शॉक्ड हो गई है। मदर यू मस्ट कम, ममा आपको जरूर आना चाहिए। इफ ओनली टू एक्सप्लेन टू मी व्हाट इट इज द हार्म ऑफ विजिटिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ, क्योंकि आप ही मुझे सिर्फ बता सकती हैं कि अर्थ पर जाने की क्या हार्म मुझे हो सकता है, अर्थ पर जाने से मुझे क्या नुकसान हो सकता है, क्या हार्म मुझे हो सकता है। अब वस्ती जो है रिप्लाई कर रही है, नो हार्म, कोई नुकसान नहीं होगा, कोई नुकसान नहीं है। सी रिप्लाइड, उसने आंसर किया, कंट्रोलिंग हरसेल्फ, अपने आप को कंट्रोल करते हुए, क्योंकि उसको पता था कि वहां पर जाएगा तो बहुत कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन अपने बेटे के आगे वो सब चीजें नहीं बोलना चाहती थी, इसलिए उसने कंट्रोल करके बोला कि कोई नुकसान नहीं है, बट नो एडवांटेज, लेकिन कोई फायदा भी नहीं है। द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज ओनली डस्ट एंड मड, फिर हमारी जो अर्थ का जो सरफेस है वहां पे सिर्फ धूल मिट्टी और कीचड़ है। नो लाइफ रिमेन्स ऑन इट, वहां पर कोई भी लाइफ नहीं है, यानी कि उसके ऊपर लाइफ नहीं है। एंड यू वुड नीड अ रेस्पिरेटर, और तुम अगर वहां पर जाओगे तो तुम्हें एक रेस्पिरेटर की जरूरत पड़ेगी, यानी कि ऑक्सीजन मास्क की जरूरत पड़ेगी। और द कोल्ड ऑफ द आउटर एयर वुड किल यू, और वहां के जो एटमोसफियर है वो तुम्हें मार डालेगा। वन डाइज इमिडिएटली इन द आउटर एयर, जो वहां की बाहर की जो हवा है जो पॉइजन से भरी हुई है, पूरी जो गैसेस वहां पे हैं वो सारी जो पॉइजनस गैसेस हैं वो तुम्हें मार डालेंगी। ठीक है, अब वो अपने बेटे को यह कहकर समझा रही है कि ताकि वो मान जाए। ओके, आई नो, मैं जानता हूँ, ऑफ कोर्स आई शेल टेक ऑल प्रिकॉशंस एंड बिसाइड्स, अब वो कह रहा है कि मुझे पता है कि ये सब चीजें वहां पर है, लेकिन मैं सारे प्रिकॉशंस के साथ जाऊंगा, मैं सारी सावधानी रखूंगा वहां पर जाकर। एंड बिसाइड, और उसके अलावा, वेल ठीक है, सी कंसिडर्ड एंड चूज हर वर्ड with care. Her son had an odd personality and she wished to desert him from the expedition. अब उसको पता था, सी कंसिडर्ड, अब उसको पता था कि वो क्या कर रही थी, एंड चूज हर वर्ड विथ केयर, अब उसको पता था कि उसका बेटा जो है एक ऑड पर्सनैलिटी है। ऑड पर्सनैलिटी मतलब होता है जिसको बोलते हैं ना कि थोड़ा सा हटके, और बच्चों से हटके थोड़ा सा था, अलग था थोड़ा सा, कि उसके अंदर जो है उसको स्टार्स के बारे में जानना था, अर्थ के बारे में जानना था, वो अपने एंसेस्टर के बारे में सोचता था कि वो लोग कैसे रहते होंगे अर्थ पे, वो लोग क्या करते रहे होंगे वहां पर, कैसे उनका जो है लाइफ रही होगी, लाइफ स्टाइल कैसा रहा होगा उनका, तो वो उन सब चीज़ों के बारे में जानना चाहता था। तो उसको पता था कि उसका बेटा और पर्सनैलिटी, यानी कि जिसको बोलते हैं ना कि एक अनोखी उसमें जो है प्रतिभा थी, या अलग था वो बच्चा। तो इसलिए वो अपने जो शब्द थे उसके जो बोल रही थी, चूज हर वर्ड, यानी कि वो एक एक शब्द ऐसा बोल रही थी ताकि उसके बच्चे को बुरा ना लगे, विथ केयर। ठीक है, तो वो अपने मुंह से ऐसे शब्द नहीं बोल रही थी ताकि उस बच्चे को बुरा लग जाए और वो उससे नाराज हो जाए। एंड सी वेज टू डिसर्ट, अब डिसर्ट मतलब होता है कि उसको रोकना। ठीक है, वो उसको रोकना चाहती थी हिम फ्रॉम द एक्सपेडिशन, एक्सपेडिशन मतलब यात्रा, ट्रेवलिंग। ठीक है, वो ट्रेवल कहाँ करना चाहता था, वो ट्रेवल करना चाहता था हमारे अर्थ के ऊपर, तो वो उसकी उस ट्रेवल को रोकना चाहती थी। इट इज कंट्रेरी टू द स्पिरिट ऑफ द एज, सी asserted। अब कंट्रेरी मतलब होता है जैसे अगेंस्ट होना किसी चीज का, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं विरोध करना। तो वो अपने बेटे को बोलती है, सी asserted, वो अपने बेटे को बोलती है कि क्या तुम हमारी मशीन्स के अगेंस्ट जा रहे हो, यानी कि अर्थ पर जाकर आप हमारी जो मशीन है उनके अगेंस्ट जाओगे। ठीक है, अब वो बच्चा जो है वो अपनी माँ को अब क्या बोलता है, देखिए, डू यू मीन बाई वट कंट्रेरी टू द मशीन, कि आपका मतलब है कि मैं मशीन, कि हमें मशीन के अगेंस्ट अगेंस्ट जा रहा हूं मैं, इन अ सेंस, बट वो इस तरह से लेता है उसको, उसकी मम्मी ने जब बोला कि हमें इस दुनिया में, हमारी जो दुनिया है वहां पर मशीनों के अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए, या कि यानी कि मशीन हमें यहाँ पर रख रही है, मशीन हमारा सारा काम कर रही है और आप अर्थ पर जाकर प्रॉब्लम क्रिएट करोगे अपने लिए। ठीक है, तो वो बच्चा कह रहा है कि इसका मतलब आप कह रहे हैं कि मैं अपनी इच्छा वहीं पे, मतलब मैं अपनी इच्छा पूरी ना करूं और मशीन के अगेंस्ट ना जाऊं, आप ये कहना चाह रहे हो। बट हिज इमेज इन द ब्लू प्लेट फेडेड, अब वो बच्चा जो है अपनी मम्मा से नाराज हो गया और उसने अपने आप को आइसोलेशन में डाल दिया है, यानी कि वो आइसोलेट हो गया है, उसने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया, ऑफलाइन हो गया वो बच्चा। अब उसकी मम्मा बोल रही है, कुनो ही हैड आइसोलेटेड हिमसेल्फ, उसने जो है अपने आप को आइसोलेट कर लिया, यानी कि वो ऑफलाइन चला गया, बच्चा डिस्कनेक्ट हो गया। फॉर अ मोमेंट वस्ती फेल्ट लॉनली, अब कुछ पल के लिए वस्ती जो है अकेली पड़ गई है, अकेली हो गई है। देन सी जनरेटेड द लाइट, अब उसने जो है लाइट जलाई। एंड द साइट ऑफ अ रूम, अब उसके रूम का जो नज़ारा है, फ्लडेड विद रेडियंस एंड सडर विद इलेक्ट्रिक बटन्स रिवाइव हर, वहां पर जो है एक फ्लडेड विद रेडियंस एंड सडर विद इलेक्ट्रिक बटन्स, वहां पर जो उसका रूम है चारों तरफ उसमें जो है जो उसको जिंदा रखने के लिए कि लाइट वगैरह है, बटन्स वगैरह है वहां पे बहुत सारा, बहुत ज्यादा।
देयर वर बटन्स एंड स्विचेस एवरीवेयर, वहां पर बहुत सारे बटन और स्विचेस हैं. Buttons to call for food, for music, for clothing. There was the hot bath button by pressure of which a basin of imitations marble rose out of the floor, filled to the brim with a warm deodorized liquid. ठीक है, अब वहां पे देखिए चारों तरफ उसके उस छोटे से रूम में जो हेक्सागोनल शेप में है, वहां पर चारों तरफ स्विच और बटन लगे हुए हैं. अब वो बटन किस चीज के लिए? हर चीज के लिए बटन है, कि खाना खाने के लिए, खाना मंगाने के लिए, म्यूजिक सुनने के लिए, कपड़े पहनने के लिए, कपड़े मंगाने के लिए, यहाँ तक कि नहाने के लिए भी बटन है, जिसको प्रेस करते ही वहां से जो है विच, देखो विच बेसिन ऑफ इमिटेशन, इमिटेशन से वैसे बाथ टब लगा लीजिए, कि वहां उसका स्विच जैसे ही ऑन किया, जमीन के नीचे से जो है एक बाथ टब आएगा, उसमें जो है रोज वाटर और उस लिक्विड डिओड्राइज, ठीक है, कि सुगंधित पानी जिसको बोलते हैं ना, कि खुशबू वाला पानी उसके उसमें आएगा गर्म, जिससे कि आप नहा सकते हैं. ठीक है, वहां पर इस तरह से है साथ. ओके, तो वहां पर ये सब चीजें हैं. देयर वॉज द कोल्ड बाथ बटन, वहां पर एक ठंडे पानी से नहाने का भी बटन है. देयर वॉज द बटन दैट प्रोड्यूस लिटरेचर, वहां पर एक ऐसा बटन भी है जिससे लिटरेचर प्रोड्यूस होता है, यानी कि जहां पर आप लिटरेचर सुन सकते हो. एंड देयर वर ऑफ कोर्स द बटन बाय विच सी कम्युनिकेट विद हर फ्रेंड्स, और एक ऐसा बटन भी है जहां से वो अपने फ्रेंड्स के साथ कम्युनिकेट कर सकती है, यानी कि उनके साथ बातचीत कर सकती है. द रूम थॉट इट कंटेन नथिंग, वॉज इन टच विद ऑल द शी केयर फॉर इन द वर्ल्ड. अब वो यहाँ पर कह रहे हैं कि उस रूम में ऐसा कुछ भी नहीं है, कि मतलब जिनसे वो कांटेक्ट रखना चाहती है, जिन लोगों की वो परवाह करती है, उन सब के साथ वो यहाँ से कांटेक्ट कर सकती है, कम्युनिकेट कर सकती है. ठीक है, वो सारी सुविधाएं वहां पर मौजूद है. वस्तीज नेक्स्ट मूव वाज टू टर्न ऑफ द आइसोलेशन स्विच. अब वस्ती का जो नेक्स्ट मूव था, यानी कि जो उसने जो अब पहला काम किया अपने बेटे से बात खत्म होने के बाद, वो था उसका अपने आप को टर्न ऑफ करना आइसोलेशन से, क्योंकि वो आइसोलेशन में चली गई थी अपने बेटे से बात करने के लिए, यानी कि अपने सारे लाइट वगैरह स्विच ऑफ करके, और अपने फ़ोन को जो है एरोप्लेन मोड पे डाल के, वो सारा कुछ जो है, ऐसे कुछ एरोप्लेन में तो नहीं डाल सकती थी क्योंकि इंटरनेट के थ्रू ही वो बात कर रही थी, लेकिन उसने साइलेंट मोड पे अपने आप को डाल दिया था, तो वो अब उसको ऑफ करती है. And all the accumulation of the last 3 minutes ब्रस्ट अपॉन हर. और उसके बाद अब उसके बेटे के साथ जो है 5 मिनट दिए थे उसने बात के लिए, लेकिन कुनो जो है पहले ही नाराज होकर चला गया अपनी मम्मी से, तो 3 मिनट की बात दोनों में हुई थी, माँ बेटे में. अब वो जैसे ही अपने आप को आइसोलेशन से हटाती है, तो उसके रूम में चारों तरफ जो है बेल बजना स्टार्ट हो जाती है. द रूम वॉज फिल्ड विद द नॉइज ऑफ बेल्स, वो उस कमरे में जो है पूरा घंटियों की आवाज से भर गया वो रूम. एंड स्पीकिंग ट्यूब्स, और बोलने वाली ट्यूब से भर गया. व्हाट वाज द न्यू फूड लाइक, अब नया खाना क्या होगा, कुछ शी रिकमेंडेड, उसे रिकमेंडेड करना चाहिए उसे. हैज शी हैड एनी आइडियाज लेटली, अब माइट वन टेल हर ओन आइडियाज. वुड शी मेक एन एंगेजमेंट टू विजिट द पब्लिक नर्सरी इट एन अर्ली डेट, से दिस डे मंथ. ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि वो सब चीजें वो अपने दिमाग में, अब क्योंकि उसने कोनों से जो है उसके बात आधी रह गई थी, तो उसके दिमाग में वो सारी बातें भी चल रही है. तो वो सोच रही है कि नया जो फूड होगा वो कैसा होगा, क्या मुझे उसे रिकमेंड करना चाहिए, उसका आइडिया कैसा होगा. तो ये सब चीजें सोच रही है, कि वो सोच रही है कि मैं पब्लिक नर्सरी जो है वहां पर विजिट करने जाऊं या ना जाऊं, अगर जाऊं तो कौन से दिन जाऊं, कौन सी डेट पे जाऊं. ठीक है, देखो डे से दिस डे मंथ, कि उस दिन और उस तारीख को बताइए. तो मोस्ट ऑफ दीज क्वेश्चंस सी रिप्लाइड विद इरिटेशन. अब वो इन सारे क्वेश्चंस जो उसके माइंड में चल रहे थे, उनका रिप्लाई देने में वो उसे बड़ी इरिटेशन हो रही थी. अब इरिटेशन क्यों हो रही थी उसे? अ ग्रोइंग क्वालिटी इन दैट. अब देखिए यहाँ पर ग्रोइंग क्वालिटी बोला गया है कि क्योंकि वो बुढ़ापे की तरफ जा रही थी. ठीक है, ग्रोइंग क्वालिटी कि उसके अंदर बुढ़ापा आ रहा था. देखो एक्सलरेटेड एज, ठीक है, कि बढ़ती उम्र के साथ उसके अंदर चिड़चिड़ापन आ रहा था, उसके अंदर जो है इरिटेशन उसे बार बार हर चीज से हो रही थी. सी सेड दैट द न्यू फूड वाज हॉरिबल, उसे उसने बोला कि जो नया खाना है वो बहुत ही भयानक है, बहुत ही हॉरिबल है, यानी कि टेस्ट वाइज जैसे भी उसने. ठीक है, दैट शी कुड नॉट विजिट द पब्लिक नर्सरीज थ्रू प्रेस ऑफ एंगेजमेंट. अभी उसको जो है पब्लिक नर्सरी में घूमने के लिए, विजिट करने के लिए नहीं जाना चाहिए. दैट शी हैड नो आइडिया of her own, but had just been told one that 4 stars and 3 in the middle were like a man. She doubted there was much in it. Then she switched off her correspondent, for it was time to deliver her lecture on Australian music. अब जो उसके बेटे ने उसको बातें बताई थी कि ऑब्लोंग में है, 4 स्टार्स हैं, उनके बीच में जो है बेल्ट की तरह ऐसा लग रहा है जैसे किसी आदमी ने बेल्ट पहनी हुई है, और उसकी तलवार की तरह से, तो वो सारी चीजें ना अपने बेटे की कही हुई सारी बातें जो है उसके दिमाग में चल रही थी. और वो उनको सोचकर यही कह रही थी कि मुझे लगता है कि उन्होंने जो है इंसान को देख लिया है किसी, और वो तभी इस तरह की बातें कर रहा था. और उसको कुछ अजीब सा अभी जो है उसको फील हो रहा था कि उसे जो है कोनो से बात करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी,
कि उसको नाराज हो गया है तो उसको कैसे मनाना है। और तो ये सब चीज़ें उसने फिर एक तरफ करी, क्योंकि उसका जो अभी था कि इट वाज़ अ टाइम, क्योंकि उसका जो है लेक्चर का टाइम हो चुका था, जो कि उसने ऑस्ट्रेलियन पीरियड में देना था, जो म्यूज़िक का लेक्चर उसको देना था। The clumsy system of public gathering had been long since abandoned. Neither Vasti nor her audience stirred from their rooms. Seated in her armchair, she spoke while they in their armchair hear her fairly well and saw her fairly well. Her lecture, which lasted 10 minutes, was well received. अब देखिए, ये जो गैदरिंग थी, जो पब्लिक गैदरिंग थी, तो पब्लिक गैदरिंग कैसे हो रही थी? देखिए, आजकल जैसे हम लोग ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं कि हम यहाँ से आपको पढ़ा रहे हैं, आप अपने घर से बैठकर पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो उस टाइम पे 1909 में जब ये स्टोरी लिखी गई थी, तो उन्होंने इस तरह से, देखो, इसको सोच के लिखा हुआ है पूरा, जो आज हम लोग कर रहे हैं रियल में, ठीक है? तो वो कह रहे हैं कि द क्लमजी सिस्टम, कि ये अजीब सा बेढंगा सा एक सिस्टम था जिसमें पब्लिक गैदरिंग हो रही थी, कि मैं यहाँ से उन बच्चों को अपनी सीट पर बैठकर यहाँ से पढ़ा रही थी, निदर बस्ती नॉर हर ऑडियंस। और उसकी ऑडियंस कौन थी? उसके जो स्टूडेंट्स थे, वो उसकी ऑडियंस थी। स्टर्ड, वो कहाँ बैठे हुए थे? वो अपने घरों, देयर रूम्स, वो अपने रूम में बैठे हुए थे, अपनी सीट्स पर बैठे हुए थे, और यहाँ से वो अपनी आर्म चेयर पर बैठकर बोल रही थी। और वो बच्चे वाइल दे इन देयर आर्म चेयर हर्ड हर, ठीक है? तो और वो अपनी आर्म चेयर पर बैठकर उसको सुन रहे थे, फेयरली वेल, अच्छी तरह से सुन रहे थे, एंड सॉ हर, बहुत अच्छी तरह से उसको देख रहे थे, एंड फेयरली वेल हर लेक्चर, और बहुत अच्छी तरह से उसका लेक्चर सुन रहे थे, विच लास्टेड 10 मिनट्स, जो कि 10 मिनट तक चला, यानी कि जो 10 मिनट का उसका लेक्चर था, उसके स्टूडेंट ने, उसकी जो ऑडियंस थी, उसकी ऑडियंस कौन थी? उसके स्टूडेंट थे। उन्होंने उसका लेक्चर, जो म्यूजिक के ऊपर उसका लेक्चर था, 10 मिनट चला, और उसको बहुत अच्छे से देखा, बहुत अच्छे से सुना, ओके, उसको बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया, मतलब उन बच्चों ने, एंड विच लास्टेड 10 मिनट्स वॉज वेल रिसीव्ड, एंड एट इट्स कंक्लूजन, और लास्ट में सी एंड मैनी ऑफ हर ऑडियंस, कि उसने और उसके ऑडियंस ने, यानी कि उसके स्टूडेंट्स ने, लिसन टू अ लेक्चर ऑन द सी, लास्ट में उन्होंने एक लेक्चर सुना, और जो लेक्चर था वो था समुद्र के ऊपर, सी के ऊपर था। देयर वर आइडियाज टू बी गॉट फ्रॉम द सी, द स्पीकर हैड डोन्ड अ रेस्पिरेटर एंड विजिटेड इट लेटली। और जो स्पीकर था, उस लेक्चर का जो स्पीकर था, यानी कि उसको सुनाने वाला था, जो उस लेक्चर को देने वाला था, जो उस लेक्चर के बारे में बताने वाला था, वो सी के ऊपर था। और ये आइडिया भी उसको वहाँ से समुद्र से बहुत कुछ समुद्र के बारे में आइडिया उनको पता, मतलब जैसे उनको पता लगा। और उस जो सुनाने वाला था, उसने जो है रेस्पिरेटर साथ लेके आया हुआ था, और रेस्पिरेटर पहना हुआ था, एंड विजिटेड इट लेटली, और वो काफ़ी देर से वहाँ पर आया था, ओके। अब देखिए नेक्स्ट लाइन, ओके। द स्पीकर हैड डोन अ रेस्पिरेटर एंड विजिटेड इट लेटली, वो काफ़ी लेट भी आया था। देन सी फेड, उसने फिर खाना खाया, एंड टॉक टू मैनी फ्रेंड्स, उसके बाद उसने अपने फ्रेंड्स से बात करी। वो जो सी के ऊपर जो लेक्चर देने आई थी, वो काफ़ी लेट भी आई थी, और उसने जो रेस्पिरेटर साथ में लेके आई थी वो, और उसने उसके बाद फिर खाना खाया, ठीक है, शी फेड, खाना खाया, टॉक टू मैनी फ्रेंड्स, उसके अपने दोस्तों से बात करी, हैड अ बात लिया, यानी कि नहाई, एंड टॉक्ड अगेन द समन, एंड टॉक अगेन, उसके बाद उसने फिर बातें करी, एंड समन हर बेड, उसके बाद उसने अपना बेड का स्विच ऑन किया। द बेड वॉज नॉट टू हर लाइकिंग, बेड उसकी पसंद का नहीं था, इट वॉज टू लार्ज, क्योंकि वो बहुत बड़ा था, एंड सी हैड अ फीलिंग फॉर अ स्मॉल बेड, उसको छोटा सा एक बेड चाहिए था। कंप्लेंट वॉज यूजलेस, कंप्लेंट करना बेकार था, फोर बेड्स वेयर फॉर द सेम डायमेंशन ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्योंकि वहाँ पर जितने भी बेड थे वो सारे एक साइज के थे। और क्यों थे एक साइज के? क्योंकि मशीनों से बने हुए थे, ठीक है। एंड टू हैव हैड एन अल्टरनेट साइज वुड हैव इन्वॉल्व वास्ट अल्टरनेशन इन द मशीन, और उसका साइज चेंज करने के लिए, वास्ट मतलब होता है बहुत बड़ा, ठीक है, कि उसमें चेंजेस करने के लिए, यानी कि बेड का साइज चेंज करने के लिए मशीनों के अंदर एक बहुत बड़ा चेंज करना पड़ता उसका अल्ट्रेशन के लिए, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर एक जो सॉफ्टवेयर लोड होगा ना उसमें, तो वो जैसे जो भी उन्होंने वहाँ पर डाला होगा उस चीज़ के लिए कि ये डिज़ाइन कैसे बनेगा और कितने साइज़ का बनेगा, तो सेम साइज़ के बेड बनते थे। अगर उसमें कोई चेंज करना होता तो एक बहुत बड़ा चेंजेस उस मशीन के अंदर उनको करना पड़ता, ठीक है। तो इसलिए वहाँ पर उसको साइज़ के लिए चेंज करने के लिए बोलना यूजलेस था, वो हो ही नहीं सकता था। और उसके बाद देखिए वस्ती आइसोलेटेड हरसेल्फ, उसके बाद वस्ती ने अपने आप को आइसोलेशन में डाल दिया, आइसोलेट हो गई वो, इट वाज नेसेसरी, जो कि बहुत ज़रूरी भी था उसके लिए, फॉर नीदर डे नॉर नाइट existed under the ground, and reviewed all that had happened since he had summoned
द बेड लास्ट आइडियाज। अब इतना सब कुछ सुबह से जो है शाम तक उसके साथ जो भी चीज़ें हुई कि पहले उसके बेटे का कॉल आया, फिर उसने जो अपने आप को आइसोलेशन में डाला, फिर वहाँ से अपने आप को हटाया, फिर लेक्चर दिया, फिर उसने सी के ऊपर एक लेक्चर लिया, फिर जो है वो जो आया हुआ था, जो भी लेक्चर देने के लिए जो आई हुई थी आया हुआ था, उसके साथ थोड़ा सा बातें वगैरह की। उसके बाद उसके पास लास्ट जो ऑप्शन था वो था सोने का, तो उसने अपने समवन द बेड लास्ट, उसने अपने बेड के लिए स्विच ऑन किया, जो कि उसके रूम में अभी तक नहीं था, लेकिन स्विच ऑन करते ही उसके रूम में एक बेड आ गया। And scarcely any events was कुनो's invitation any बेटा। वो अपने बेटे के बारे में सोच रही है कि उसको कुनो के साथ जाना चाहिए था, या कुनो को जो इनविटेशन कुनो दे रहा था उसको बुलाने का अपने पास, उसे एक्सेप्ट करना चाहिए था, अपने बेटे से उसको मिलने जाना चाहिए था, या अपने बेटे को अपने पास बुला लेना चाहिए था। शुड शी टेक एन एयरशिप एंड विजिट हिम। अब वो अभी भी वही सोच रही है कि क्या उसे एयरशिप में जाकर अपने बेटे से मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी स्टोरी जो है वस्ती एंड कुनो की है। ओके, अभी यहाँ पे पूरा का पूरा चैप्टर आपका फिनिश हो चुका है। अब इसके क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज, हु आर वस्ती एंड कुनो? आंसर, वस्ती इज अ वुमन एंड कुनो इज हर सन। वस्ती इज अ वुमन and Kuno is her son. Second question, why can Vasti only talk to Kuno for 5 minutes? Vasti is due to deliver her lecture on music during the Australian period in 5 minutes. Okay. How does Vasti move around her room? ये आंसर यहीं से बनेगा। देखिए, Vasti moved around her room in a mechanical chair. Vasti move around her room in a mechanical chair. Okay. Fourth question, why doesn't Vasti went to travel in the airship? कि क्यों नहीं जाना चाहती थी वो एयरशिप में? तो यहाँ पर आपका जो फर्स्ट पेज है उसमें एक पूरा का पूरा पैराग्राफ है। ये आपको ये पैराग्राफ पूरा का पूरा वहां पर यहाँ पे आंसर में आएगा 83 पेज पे, जहां पर ये लिखा हुआ है कि आई डिसलाइक सीइंग द हॉरिबल ब्राउन अर्थ एंड द सी एंड द स्टार्स व्हेन इट इज डार्क, आई गेट नो आइडियाज इज एन एयरशिप। ओके, ये आपको पूरा यहाँ पर आंसर में लिखना है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज कुनो से दैट सॉक वस्ती? ई ऑप्शन। ओके, यहाँ पे आप इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे कि कुनो सेज दैट ही वांट टू स्पीक टू हिज मदर नॉट थ्रू द वैसम मशीन, वस्ती इज सॉक दैट ही सेज समथिंग नेगेटिव अबाउट द मशीन। ओके, लास्ट क्वेश्चन, what details do we learn about the room that people live in the underground world? ठीक है, तो आप यहाँ पे बुक में ही सारा दिया हुआ है, ये इसी को लिख सकते हैं कि द रूम आर स्मॉल हेक्सागोनल एंड lit by a soft radiance which can be turned up or down. They have some kind of ventilation system. Music is played in them, and each room contain have some kind of ventilation system. Okay, and each room contain a chair and a reading desk and lot of buttons and switches with which the occupant can call for a food, music, clothing, a hot or cold bath. ठीक है, आप इस तरह से जो बुक में आपको दिया हुआ है ये सारी चीजें यहाँ पर लिख सकते हैं। ओके, क्वेश्चन आंसर्स भी आपके यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। ये चैप्टर भी पूरा का पूरा स्टोरी भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है और क्वेश्चन आंसर भी आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, बाय बाय।